उन्होंने कथा उनको उसने कहा कि मैं अपने माँ बाप को कथा सुनवाना चाहता हूँ गुरुजी आपसे। मैंने कहा सुना देंगे। तो मैं कथा करने गया उनके यहाँ और कथा की, संगीत लेके गया। संगीत वाले थे 4-6 लोग साथ में थे, साउंड वाले थे। अब साउंड वाला, संगीत वाला और भी कुछ लोग थे, तो वो पैसे तो उनको देने ही थे। जी जी। पर उन्होंने जब कथा करवाई तो पूरी जब कथा 7 दिन की हुई तो उन्होंने लगभग 2000-3000 रुपये 7 दिन की कथा के लगभग इतने रुपए दिए थे। और इतने में पूरी कथा हुई जो 7 दिनों की। 7 दिनों की। और उसमें संगीत वाले भी थे 4, उनको भी देना था। अच्छा। साउंड वाले थे, साउंड वाले को भी देना था। साउंड वाले को 7000 देना था, संगीत वालों को 10,000 देना था। तो 10 और 7 17 हुए। 17,000 तो देना ही था और हमें मिले 2-3 हजार। 2-3 हजार। तो उस समय भी कथा की और कोई शिकायत नहीं कि नहीं जी तुमने क्यों नहीं दिया। ठीक है, तुम्हारे पास नहीं है, तुमने नहीं दिया, तो कई डिमांड तो नहीं हुई। और भी कुछ कथाएं हुई। एक मैया मेरे पास 7 दिन की कथा सुनाई और संगीत वाले तो देखो साथ में रहती थे जी। अब उनका तो परिवार, उन्हें तो देना ही है ना। तो आपके साथ कोई है तो आप उसको तो देंगे। बिल्कुल, उसका भी परिवार है, रोटी चल रही है उसकी। मैंने कथा की और मैया ने 7 दिन की कथा सुनी और उसके बाद एक तुलसी का पत्ता लेकर आई। बोले बेटा ये कथा की दक्षिणा आपकी। मैंने स्वीकार किया। मैंने पलटकर कभी नहीं कहा कि आप मुझे ये क्यों दे रही हो, जबकि खर्चे ही कम से कम उस समय भी 20 से 25 हजार के तो खर्चे ही थे। फिर आने जाने का रिजर्वेशन अलग था। भाई जाओगे आओगे तो पैसे तो लगेंगे। तो महाराज जी सब चीजें इस खर्चे में चली आई हैं। कभी हमने डिमांड नहीं की। एक बार एक संत जी, एक व्यक्ति थे, उन्होंने कहा कि इनके यहाँ कथा कर दो। हम चले गए संत जी के कहने से, उन्होंने कथा कराई। 7 दिन की कथा हुई। हमने कहा भैया आप दक्षिणा दे दो। ये सब संगीत वाले और साउंड वाले और सब कैमरे टीम वाले सब दक्षिणा दे। अरे बोले आप 2 घंटे रुकिए, आ रहे हैं। 2 घंटे रुक गए, अभी तक नहीं आया कोई। अच्छा बोले 2 घंटे और। 2 घंटे करके भैया पूरा दिन खत्म हो गया। पैसे नहीं दिए, 1 रुपए नहीं दिया। 1 रुपए कि चलो 11 रुपए तो दें, 1 रुपए भी नहीं दिया। और हमने सारी टीम उठाई, सब कहा आप चलो घर चलते हैं। ले आए। जाने का किराया, जबकि वो हमारे यहाँ से 500 किलोमीटर दूर। अब 500 किलोमीटर दूर जाने का रिजर्वेशन उस समय 300 रुपए एक व्यक्ति का रिजर्वेशन में खर्चा था। तो अब हम लोगों की टीम ही कम से कम 12-15 लोगों की थी आराम से। ठीक है, अब ये सब सिस्टम, साउंड सिस्टम का पैसा देना पड़ता है, संगीत वालों को देनी है ना सब। जी जी। लेकिन उन्होंने 1 रुपए नहीं दिया और वो कहते कि अच्छा बोले आप जाओ कल देंगे। उन्होंने क्या बोला कि अच्छा आप लोग जाओ, हम कल आपके खाते पर। वो इस बात को आज ना 10 साल से ज्यादा हो गए, आज तक ना उन्होंने 1 रुपए दिया, ना हमने उनको आज तक फोन लगाया कि 1 रुपए दो। क्या बताइए, बातचीत सुनकर आ जाएं अपना पश्चाताप करते हुए। तो ये है, हम आपने पूछा कथा में क्या लेते हैं, तो देखो ये लेते हैं। क्या बात। तो आज तो महाराज जी कुछ तो इशारा कर दीजिए कि सारी व्यवस्था कोई आदमी देख लेगा। कोई चंडीगढ़ में बैठा है, कोई अमृतसर में है, कोई बनारस में है, महाराज जी को बुलाना चाहे प्रवचन के लिए, तो क्या दिमाग में रख के चले अपना खर्चा? मोटा मोटा, नहीं एग्जैक्ट बताइए। देखो खर्चे आप खुद देख लीजिए कि हम बता देंगे आपको ना खर्चे जी, कि खर्चे इसका इतना है, इतना इसका है, इसका इतना है, वो खर्चे दे दीजिए, हमें कुछ मत दीजिएगा। हमारी कोई डिमांड नहीं है, आप हमें आशीर्वाद दीजिए बस। बाकी जो टीम होती है जी, उसे आप संतुष्ट कर दीजिए बस। महाराज जी एक सवाल और भी है। आजकल तो सोशल मीडिया पर जो लोग हैं उन्होंने देखा भी होगा कि पति पीड़ित तो लोग बहुत थे, अब पत्नी पीड़ित भी आने लगे हैं और कैमरे पर आने लगे हैं। कल की बात मैं बताऊं आपको, एक इंजीनियर ने वीडियो बनाते हुए ये कहते हुए फांसी लगा ले कि माता पिताजी मुझे माफ करना, अपनी पत्नी की वजह से मैं तंग होकर जान दे रहा हूं। और सवाल अब सोशल मीडिया पर आ गए हैं कि एक पहले भी हुआ था, अगर आपको याद हो, बेंगलुरु का एक इंजीनियर था और कल भी ऐसा हो गया। तो आपको क्या लगता है कि समाज किस तरफ जा रहा है? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सब लोग पत्नी पीड़ित हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन इतनी दशा क्यों पहुंच गई कि लोग इतने परेशान होकर के अपने माता पिता को माफी मांग करके, और पढ़े लिखे लोग, हम ये भी नहीं कह रहे कि उनको दुनिया का ज्ञान नहीं है,
फिर वही बात आ गई कि हर माँ अपनी बेटी को संस्कार दे। बेटियों को संस्कार देना जरूरी है। ऐसा है कि आज भी एक छोटा सा सवाल मैं आपसे पूछता हूं, और ये सवाल आप सबसे पूछ रहा हूं, उत्तर दीजिएगा। बताइए कि आज का जो पढ़ा लिखा लड़का है, जैसे आप पढ़े लिखे हैं, तो आप पढ़ी लिखी पत्नी चाहेंगे कि सामान्य थोड़ा कम पढ़ी लिखी हो, कुछ काम करने वाली चाहेंगे, या कुछ काम घर का ही संभाले ये चाहेंगे? तो क्या रेशो ज्यादा किसका है? आज के जो लड़के हैं वो किस तरह की लड़कियां पसंद हाँ, वो बराबर की लड़की पसंद, कमाने वाली हो, नौकरी करने वाली हो, इस तरह के लोग अपना डिमांड रखते हैं ना। इसका रेशो 5%। अच्छा, आजकल जो समझदार लड़के होंगे, लड़के चाहेंगे कि मैं तो कमा ही रहा हूं, मैं तो कार्य कर ही रहा हूं। पत्नी अब ऐसी वो चाहते हैं कि जो परिवार चलाए और परिवार में खुश रहे, जो सेवा करे, घर को मैनेज करे, क्योंकि घर का घर को मैनेज करना भी एक काम है। जी बिल्कुल बिल्कुल। इससे आप ये और नहीं जिसकी कह तनख्वाह सकते, भी नहीं मिलती है, इससे आप ये नहीं कह सकते कि काम नहीं है, ये भी काम है। तो आजकल ना जो लड़के होते हैं वो अनपढ़ पत्नी को, काम परिवार का संभाले, बाहर ना करने वाली पत्नी के साथ भी गुजारा कर लेते हैं। लेकिन लड़की एक ना काम करने वाले पुरुष के साथ कभी गुजारा नहीं कर सकती। कुछ परसेंट, 2-4% आप छोड़ दीजिए जी, 95% मानिए, 5% छोड़िए। लड़के ऐसी लड़की के साथ जिंदगी गुजार सकते हैं जो कम पढ़ी लिखी है और काम धाम भी बाहर का नहीं करती, उसके साथ लड़के जिंदगी गुजार सकते हैं। लेकिन लड़कियां उसके साथ जिंदगी नहीं गुजार सकती जो पुरुष काम ना करता हो। इसका मतलब ये हुआ कि लड़कों को चाहिए और लड़कियों को चाहिए कि दोनों एक दूसरे का सम्मान करें। ऐसे संस्कार घर से उन्हें प्राप्त हों कि वो माँ बाप का सम्मान तो करें। मैं ये चाहता हूं कि मेरी पत्नी कम पढ़ी लिखी हो, चलेगी। मेरी पत्नी थोड़ा कम कमाती है, बिल्कुल भी नहीं कमाती, चलेगी, मैं कमा सकता हूं। लेकिन वो मैं अपनी पत्नी, हर मर्द, हर पुरुष ये चाहेगा कि मेरी पत्नी मेरे माँ बाप का आदर करे, सम्मान करे। मैं आपके माँ बाप का आदर करूं, मैं अपनी पत्नी के माँ बाप का आदर करूं, और पत्नी मेरे माँ बाप का आदर करे। आप सब ऐसी पत्नी लाइएगा, कह के लाइएगा, एग्रीमेंट के साथ लाइएगा कि तुझे मेरे माँ बाप की सेवा करनी पड़ेगी, मैं तेरे माँ बाप का सम्मान करूंगा, तुम मेरे माँ बाप का सम्मान। हम तो कहते हैं शादी के पहले एक एग्रीमेंट कर लेना चाहिए, क्योंकि आज की रिक्वायर है ये जी। वरना आजकल क्या लड़कियां कह रही हैं कि नहीं हम तुम्हारे माँ के साथ नहीं रहेंगे, शादी हुई सीधा फरार होती हैं, हमें माँ के साथ नहीं रहना, तुम्हारी हमें सास पसंद नहीं है। महाराज जी, बहुत सारी लड़कियों की आपकी बात पसंद नहीं आएगी तब। अरे भाई, सत्य पसंद आए ना आए पर सत्य तो है, ये जमाने का रेशो है ना। आप कम जानते हैं, मैं तो रोज देखता हूं इन सब चीजों को। पसंद ना पसंद से बात तो वही है ना कि आप लोग बात वो करते हैं जो पसंद आए सबको, भले वो गलत हो। अब वो लड़का जो कॉमेडी करता था, ब्लैक कॉमेडी जी, उसने अपनी माँ के साथ संबंध के बारे में बोल दिया जी, क्योंकि उसे लगा कि लोग हमें पसंद करते हैं। तो भाई, आपको पसंद करते हैं, आपकी बातों को पसंद करते हैं, इसका मतलब ये थोड़ी कि आप कुछ भी बोलेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि हम वो बातें नहीं करेंगे जो आपको अच्छी लगे, हम वो बात करेंगे जो समाज के लिए अच्छी हैं। अब वो अच्छी लगें या बुरी लगें, ऐसे नहीं कि हम आपके ठकुर सुभाती करें कि मुंह पे देखी बात करें। इसलिए सिंपल फंडा है कि लड़की और लड़का विवाह करते हैं रिश्ते चलाने के लिए। तो रिश्ते चलाने के लिए रिश्ते कैसे चलेंगे? पति पत्नी दोनों से ही रिश्ते कब तक चलेंगे? भाई बैकग्राउंड में माँ है, पिता है, सबको लेके चलना पड़ता है ना। दाल में स्वाद आता है तो केवल नमक से नहीं आता, या दाल का स्वाद दाल से ही नहीं आता,
अन्य चीजों की आवश्यकता पड़ती है। ऐसे रिश्तों को स्वादिष्ट बनाने के लिए पति पत्नी तो चाहिए, पर दादा दादी भी चाहिए, माता पिता भी चाहिए, भाई बहन भी चाहिए, बच्चे बेटा बेटी भी चाहिए। तो ये हरा भरा परिवार होना चाहिए। और ये हरा भरा परिवार बनाने के लिए आपको चाहिए कि लड़की ऐसी हो जो अपने सास ससुर को भी लेकर चले, दो बात सुनकर चले। पुरुष भी ऐसा हो जो लड़की के माँ बाप का आदर करता रहे, सम्मान करता रहे। दोनों से काम बनेगा, एक से नहीं बनेगा। महाराज जी, इन घटनाओं के बाद ना सोशल मीडिया पर एक मुहिम चल पड़ी है कि जस्टिस फॉर मेन, जस्टिस फॉर वुमेन तो आपने सुना ही था, जस्टिस फॉर मेन, कि प्रताड़ित मर्दों के लिए भी कोई खड़ा हो। इसकी जरूरत है या सब हो सकता है ठीक? प्रताड़ित, आप प्रताड़ित तो नहीं हैं? नहीं, अभी तक तो नहीं। बस आप प्रताड़ित ना होना रहें। भी नहीं चाहूंगा। बाकी आजकल पुरुष तो प्रताड़ित कुछ कुछ हैं। फिर देखो प्रताड़ना किससे मिल रही है जी। आज पुरुष किससे प्रताड़ित है? स्त्रियों से। स्त्रियां किससे प्रताड़ित हैं? अच्छा, स्त्रियां स्त्रियों से प्रताड़ित ज्यादा हैं, स्त्रियां पुरुषों से प्रताड़ित कम हैं। पता आपको? वो कैसे? स्त्रियों को पुरुष प्रताड़ित कम करता, 10% मान लो आप। 90% स्त्रियों के दुख का जिम्मेदार पुरुष नहीं होता, स्त्रियों के दुख का जिम्मेदार स्त्रियां ही होती हैं। कैसे? जैसे बहू को, पत्नी को आपकी पति परेशान कम करता है, उसकी जेठानी, उसकी ननंद, उसकी सास, सास को उसकी बहू, मतलब स्त्रियां ही स्त्रियों को परेशान करती है, आपस में वो लड़ती रहती हैं। अच्छा। पुरुष कम प्रताड़ित करता है। क्यों? पुरुष तो दिन में थका हारा आया, खाया पिया सो गया, वो दिन भर लड़ती रहती हैं आपस में। तो स्त्रियों का दुश्मन स्त्री है, स्त्रियों का दुश्मन कभी पुरुष नहीं रहा। क्यों जी, बात सही है कि नहीं? स्त्रियों का दुश्मन कौन रहा? अब जैसे आपका किसी और स्त्री के साथ चक्कर चल पड़ा, माना कि नाम जी जी चलता है? नहीं नहीं नहीं, मान के चलिए बस। जैसे आपका किसी और स्त्री के साथ चक्कर चल पड़ा और आपकी पत्नी को पता लग गया, तो अब वो आपकी पत्नी दुखी होगी कि देखो मेरे पति ने मुझे धोखा दे दिया। लेकिन इसमें भी गलती किसकी है? आपकी तो है कि आपने अपनी पत्नी के होते हुए पराई नारी पर दृष्टि डाली, लेकिन उस नारी की भी तो गलती थी कि उसने आपको फंसाया। उसको पता था कि आप शादीशुदा। बहुत सारी समाज में ऐसी महिलाएं हैं जिनको ये पता है कि ये आदमी शादीशुदा है, फिर भी वो अपने झूठे प्यार में, झूठे वासनाओं में उसे फंसा लेती हैं। तो क्या वो स्त्री एक स्त्री का घर नहीं बिगाड़ रही है? फिर स्त्री का सबसे बड़ा दुश्मन कौन हुआ? जब आपको पता है कि ये पुरुष शादीशुदा, फिर क्यों उसके पीछे पड़ी हो? क्यों नहीं छोड़ दे रही हो? उस पत्नी का घर बिगड़ रहा है, एक स्त्री का घर बिगड़ रहा है। जब आप किसी का घर बिगाड़ते हो तब भगवान कभी आपका घर बसने नहीं देते। बिल्कुल, है ना? इसलिए कभी किसी का घर नहीं बिगाड़ना चाहिए। एक संत जी गांव में आए, वहां एक वैश्या रहती थी। वैश्या ने पूरे गांव के लोगों को बदनाम और बर्बाद कर रखा। तो गांव के लोगों ने कहा, महाराज आप आओ साधु जी और ये वैश्या को समझाओ। तो वैश्या के कुटिया के सामने संत जी ने अपनी कुटिया बनाई और रहने लग गए और कीर्तन करें साधु जी रोज सीताराम सीताराम सीताराम। तभी वैश्या ने देखा कि हमारी तो ग्राहकी कम हो गई, तो वैश्या ने आग लगवा दी बाबा जी की कुटिया में अपने यार से कहकर। जब बाबा की कुटिया जली संत की, तो साधु जी की कुटिया जली। तो ईश्वर का न्याय देखिए, हवा चली, और जब हवा चली तो आग उड़ उड़ के वैश्या की कुटिया में जाने लगी। वैश्या का घर भी जलने लगा। तो वैश्या दौड़ी दौड़ी आई, महाराज आपने मेरा घर जला दिया, साधु जी आपने मेरा घर जला दिया। संत बोले, बेटी मैंने तेरा घर नहीं जलाया, तेरे यार ने मेरा घर जलाया, तो मेरे यार ने तेरा घर जला दिया। हिसाब बराबर। जब आप किसी के घर में आग लगाते हैं तो कोई और आपके घर में भी आग लगाता है। इसलिए स्त्रियों के दुश्मन स्त्रियां ही हैं। स्त्रियां सोच लें कि मैं किसी स्त्री का घर नहीं बिगाड़ूंगी, मैं किसी स्त्री का अपमान नहीं करूंगी। सास भी एक स्त्री होती है, बहू भी एक स्त्री होती है, पर दोनों एक दूसरे को दुश्मन की तरह देखती हैं। जबकि दोनों स्त्री हैं तो दोनों स्त्रियों का सम्मान करना चाहिए ना। ये स्त्रियां यदि प्रेम से रहने लग जाएं तो क्या मजाल के किसी के घर में आग लगे। बिल्कुल महाराज जी, समाज में बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन पर चर्चा बहुत होती है। वो बात चाहे खाने पीने की हो,
कपड़े पहनने की हो, लव मैरिज अरेंज मैरिज की हो, सब पर आप बात करते हैं। आज के दौर में जब एक लड़के लड़की का रिश्ता होता है तो वो पहल जो देते हैं वो देते हैं कि लव मैरिज हो, पहले से लड़का मुझे जानता हो, लड़की मुझे जानती हो, समझते हो, उनके अपने तर्क होते हैं। महाराज जी के क्या तर्क हैं इस पर? तो आप क्या चाह रहे हैं कि पहले लिव इन में रहा जाए? नहीं, जानना, लिव इन और जानने में फर्क है। भाई जाना तो क्या वहां प्रणाम करके आ जाएगा? भाई जाएगा तो वहां प्रणाम करके आएगा जी। फिर जब चला ही गया तो वो तो डुबकियां लगाएगा वहां। इसलिए जाना ही बुरा है। जो माँ बाप ढूंढे आपसे बात करें तो ठीक है, वो है? माँ बाप ढूंढे आपका रिश्ता अपने बिल्कुल। साथ में तय करें। आपने सुना होगा एक गीत, दिल लगी ने दी हवा, थोड़ा सा धुआं उठा और आग जल गई, तेरी मेरी दोस्ती प्यार में बदल गई जी। तो पहले यही होता है, प्यार होता है, दोस्ती होती है, फिर ये सब दुराचार हो जाता है जी। इसलिए विवाह पानी पियो छान के और विवाह करो जान के, माँ बाप की सहमति हो। हमारे यहाँ विवाह के पहले किसी लड़की किसी लड़के से संबंध बनाना पाप है। विवाह करो, पति पत्नी के रूप में रहो साथ में। पराई लड़की पराए मर्द के संग रहे, पराया लड़का पराई स्त्री के संग रहे, ये घोर पाप है। हमारे यहाँ स्त्री का स्पर्श भी पाप बताया है, पराई स्त्री का। विवाह के पहले ब्रह्मचारी रहो ना, हमारे यहाँ 4 आश्रम है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास। पहले ब्रह्मचारी रहो जी, फिर गृहस्थ में प्रवेश करो। तो गृहस्थ में प्रवेश करो तभी अपनी पत्नी को स्पर्श करो। अपनी पत्नी के सिवा कभी राम ने पर नारी का स्पर्श नहीं किया, रावण ने किया तो सर्वनाश हो गया। महाराज जी, बहुत सारे लोग जानते भी होंगे, आप एक ऐसे धर्माचार्य हैं जो अपनी परिवार की जिंदगी को लोगों के सामने खुले तौर पर रखते हैं। कभी भी ऐसा नहीं होता कि छुपाना या उसके बारे में बहुत बात ना करना। आप एक जगह बता रहे थे कि जब आपकी पत्नी कोई एग्जाम देने की तैयारी कर रही थी तब आपने बाकी कामों को प्रायोरिटाइज करते हुए बच्चों को भी संभाला। जब वो एग्जाम देने जा रही थी तो आप एग्जाम सेंटर के बाहर बैठे भी हुआ करते थे कई कई घंटे। बिल्कुल। तो आपको अब वो याद आती हैं चीजें कि आपने वो भी कर्तव्य निभाया और आप जो कर रहे हो तो लोग देख ही रहे हैं। एक्चुअली मेरा विवाह बहुत जल्दी हो गया था, जब मैं 22 वर्ष का था तभी हो गया था। अच्छा। तो उस समय हमारी पत्नी के कॉलेज के फाइनल थे, 3rd ईयर के। उस समय एक बच्चा था छोटा सा, वो दूध के भरोसे था, माँ का दूध। तब मैं लेके जाता था अपनी धर्म पत्नी को एग्जाम दिलाने, और वो अंदर 3 घंटे एग्जाम में बैठती थी। मैं आम का पेड़ था उस कॉलेज में वहाँ पर, तो वहाँ मैं बैठ करके बच्चे को संभालता था। 3 घंटे मैं बाहर बैठता था जी, और वो एग्जाम देती थी। फिर वो आती थी, फिर वो हम लोग ऑटो से जाते थे, तो ऑटो से जाते थे और बच्चे को हम संभालते थे। तो हमारी माँ भी कभी कभी जाती थी, तो बहुत सारे लोग, मैं बाहर होता था। महाराज जी आपसे इंस्पायर भी होंगे कि ऐसे भी दाम्पत्य जीवन चलता है अगर आप कोऑपरेट करें, बहुत सारी चीजें ऐसे भी दूर हो सकती हैं। ऐसा है कि आजकल के लड़के ना लिव इन में रहते हैं, कहते हैं लिव इन में रह के पढ़ रहे हैं। हम कहते हैं लिव इन में रह के क्यों पढ़ना, विवाह कर लो, फिर दोनों जन पढ़ो, एक दूसरे का साथ दो, ये भी तो पढ़ाई है। तो ये भी मैंने करके दिखाया है ये सब चीजें कि विवाह करने के बाद हमने अपनी पत्नी की पढ़ाई को कभी बाधित नहीं किया। उसे जो पढ़ना था मैंने कभी मना नहीं किया, जो तुम्हें पढ़ना है पढ़ो, जो पढ़ना था उसे, जो पढ़ाई करनी थी हमने सब कुछ पढ़ाया। क्या बात है, सब कुछ पढ़ाया। वो आज PhD कर रही हैं, तो आज भी उनकी पढ़ाई चल ही रही है। ये आपका संदेश बहुत लोगों तक जाएगा ये तो कि हमने कैसे तो कभी रोका नहीं पढ़ने के लिए। महाराज जी, जब आप ये सारे काम कर रहे होते हैं, आपने ये जो धर्म का कार्य है बहुत पहले से शुरू कर दिया था। सोशल मीडिया जब से एक्टिव हुआ, आपको दुनिया के कोने कोने में पहुंचने का मौका मिला, लोग आपको घर बैठे देख रहे हैं। आज आप उन लोगों के लिए क्या कहेंगे जो आपका प्रवचन सुन रहे हैं? उनके लिए तो ठीक है, लेकिन आजकल बहुत सारे यहाँ पे लोग बैठे गए होंगे, अब यहाँ से जाते ही खाना खाते और रील देखने लग जाएंगे, और रील इतना स्क्रॉल करेंगे कि 2-2 घंटे निकल जाते हैं। तो उनकी जीवन में कुछ बदलेगा कि या रील ही चलती रहेगी खाली? इसलिए रील और रियल दोनों में थोड़ा सा भेद है। हमें रियल की ओर भी बढ़ना चाहिए, काम करना चाहिए। आजकल की युवा पीढ़ी की एक विचित्र बात यह है कि आज के लड़के, आज के लोग काम नहीं करना चाहते, तपना नहीं चाहते, मेहनत नहीं करना चाहते।
कामयाब होना सब चाहते, सबको चाहिए सफलता, पर सफलता के पीछे की जो मेहनत है वो मेहनत कोई नहीं करना चाहता जी। जितना मैं अपनी बात करूं, मैं सवेरे जागता हूं, सवेरे से शाम हो जाती है, 11 बज जाते हैं, मैं कई कई दिन बच्चों से मिल नहीं पाता, जबकि यही हूं लेकिन फिर भी नहीं मिल पाता। एक पिता होते हैं, बहुत सारे बच्चों का मिलते हैं लेकिन अपने बच्चों को नहीं मिल पाते। हाँ, भोजन करने का भी समय नहीं रह पाता, कई बार ऐसा होता है जी। मैं काम को बहुत प्यार करता हूँ, आज भी मैं अपने काम से बहुत प्यार। देखिए 3 घंटे कथा सुनाई आपको, और 3 घंटे कथा सुनाकर 6 बजे उठा, 6 बजे ऊपर जाके सबसे मिला, और फिर इसके बाद आपके पास आकर बैठ गया जी। तो काम को मैं बहुत प्यार करता हूँ आज भी, पहले भी मैं अपने काम को प्यार किया। जो अपने काम को प्यार करता है, इसलिए उस काम ने मुझे यहाँ आप लोगों की सेवा के लिए बिठा रखा है। बिल्कुल बिल्कुल। आप अपने काम को प्यार कीजिए, आप अपने काम को बढ़ाइए, काम आपको बढ़ाएगा। बिल्कुल ठीक बात है महाराज जी। जब क्योंकि आप भी मध्य प्रदेश से आते हैं, धीरेन्द्र शास्त्री जी भी वहीं से आते हैं, और दोनों लोगों को खूब लोग देखते हैं सोशल मीडिया पर, आपकी बातें इतनी वायरल होती हैं दोनों लोगों की कि लोग चर्चा करते हैं आपस में कि बाबा जी ने ये कहा वो कहा। उनसे मुलाकात होती कभी कभार? हाँ, होती रहती, कभी वो आते भी हैं यहाँ, कभी हम भी वहाँ जाते हैं। आप इंस्पायर नहीं उनसे कि आप भी कुछ पर्ची वर्ची वाला सिस्टम निकालें? कभी बात हुई कि उनकी धीरेन्द्र जी ये नहीं, इस विषय में इसमें कोई जरूरी थे? वो देखिए सबकी लाइनें अलग अलग है ना, मेरा कार्य है सेवा का, मैं अपने काम में हूँ, उनका काम है पर्ची का।